अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ यूसीसी का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा और बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मज़हब के ख़िलाफ़ होती हैं, और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है, हम इसको चैलेंज करेंगे, और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। तीसरी बात हमारे रेजोल्यूशन में औकाफ से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडाउमेंट है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वो उसके लिए पार्टीशन से पहले ही एक कानून मंजूर हो गया था, और पार्टीशन के बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और फाइनली 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ और कानून मंजूर हुआ, वो आज वक्फ एक्ट 2013 कहलाता है। वक्फ एक्ट जो है वो जितने ऐसे इंडाउमेंट हैं जो बहुत सारे बुज़ुर्गों ने हमारे ऐसी लैंड या कोई भी चीज़, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो, या और कोई चैरिटी के लिए किए गए जो काम है, स्पेशली स्पेसिफिक तौर पर कुछ ख़ास चैरिटी के लिए लोगों ने ऐसे इंडाउमेंट बनाए हैं। ऐसे इंडाउमेंट को प्रोटेक्शन हासिल है वक्फ एक्ट से। तो हम ये महसूस करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। वक्फ की का जो नेचर है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया उसी पर्पज़ से उसकी आमदनी को खर्च होना चाहिए। लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे इंक्रोचमेंट हुआ है। बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने इंक्रोच किया है, और बहुत सारी जगह पे प्राइवेटली लोगों ने इंक्रोच किया है। तो हमारा कहना ये कि जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस मौजूद हैं, ऐसे ही जगहों पर जो इस वक्त में जो रेट चल रहा है, मार्केट रेट, उसके हिसाब से उसका किराया या उसकी जो है पेमेंट होना चाहिए, ताकि जिस पर्पस के लिए वो वक्फ बनाया गया था उसका बेनिफिट उन लोगों को मिले जिनके लिए वो बनाया गया है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई तरमीम लाने की या ख़त्म करने की, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी वक्फ की स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, और ये जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से इसमें वक्फ बोर्ड है, वक्फ सर्वे है, वक्फ ट्राइब्यूनल है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए, और उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की जाएगी। कोई भी वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश होगी तो इट विल बी हाईली डिप्लोरेबल। इसके साथ साथ हमने जो वक्फ के मुतवल्ली हजरात हैं, जो वक्फ के कस्टोडियन है, या जो लोग वक्फ के मैनेजमेंट को देखते हैं, उनसे भी ये बात कही है कि वो वक्फ की जायदादों पे नाजायज़ तरीके से बेनिफिट हासिल न करें। जिस काम के लिए वक्फ बनाया गया उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में बाबरी मस्जिद से पहले 1991 में, बाबरी मस्जिद के रिवॉल्यूशन से पहले एक कानून बना था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के नाम से, और लोगों ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद विल बी द लास्ट डिस्प्यूट इन इंडिया ऑन रिलीजियस प्लेस। ये हम महसूस कर रहे थे कि यही बात कही गई थी पार्लियामेंट में कानून बनाते वक्त में। वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट वर्शिप प्लेसेस के बारे में अब नहीं पैदा होगा। हमने चैन की सांस ली थी। ठीक है, बावजूद का जो फैसला था, हम समझते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उस फैसले को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट रिसॉर्ट है, उसके बाद वहाँ से जो फैसला हो जाएगा वो फाइनल फैसला होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ तौर पे कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद वहाँ पे यानी जो मंदिर के जो काम आसार मिले हैं वो 400 साल पहले के हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी गई वो गलत था, असंवैधानिक था। मस्जिद का डिमोलिशन असंवैधानिक था। ये सब बातें कहने के बाद फैसला हमारे खिलाफ गया है। ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रही है कि जो क्लेम था कि ये मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ के बनाई गई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। ये क्लेम था कि मूर्तियाँ प्रकट हुई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। फिर कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को, डिमोलिशन को गलत करार दिया गया, असंवैधानिक करार दिया गया, शेमफुल एक्ट करार दिया गया। उसके बाद भी वो ज़मीन उन लोगों को दे दी गई जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे।
लेकिन अब हमने ये सोचा था कि अब ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा। लेकिन हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद नए नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट आपके सामने है। हम बार बार दुहाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बुनियाद पर इसे इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के अंदर मथुरा की शाही ईदगाह का इशू आ रहा है, भोजशाला का इशू आ रहा है, और भी कई मस्जिदों के इशूज़ खड़े किए गए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं बार बार कि वर्शिप, और आपको ये बात भी हम बता देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वर्शिप प्लेसेस एक्ट का तस्करा किया था और ये कहा था कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी के बाद में अब हम समझते हैं कि कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों को दरकिनार कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेटर स्पीड में नाफिज करे। यही काम सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करें। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो ल्यूटन जोन है उसमें पहले सुनहरी मस्जिद को ट्रैफिक का बहाना बनाकर तोड़ने की कोशिश की गई, कोर्ट ने इंटरवीन किया, वो उस पर स्टे आ गया। इसी तरह 6 और मस्जिदें हैं। तो ये चीज़ें लगातार होती जा रही है। हालांकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स में आती है वो जगह, तो हेरिटेज बिल्डिंग को भी डिस्टर्ब करना जो है वो हमारी जो तारीख़ी विरासत है उसको तोड़ने की कोशिश है। एक और बात हम ये कहना चाहते हैं, ये आज हमारे रेजोल्यूशन में बात कही गई है कि ये जो नया हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 का, उससे ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि हमारे मतदाताओं ने ये जो नफ़रत और घृणा की फिज़ा पैदा की जा रही थी मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है, उसको पसंद नहीं किया है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी में आकर उसको फिर एनडीए के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात थे वो कम नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, और कई अभी तक के 11-12 प्लेसेस के ऊपर में पार्लियामेंट का रिजल्ट आने के बाद 11-12 प्लेसेस के ऊपर में मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो है एक ऐसा बारबरिक एक्ट है जो रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देता है। हमारे देश में कानून है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया, तो उसकी सज़ा देने का इख्तियार आदमी को नहीं है, उसकी सज़ा देने का इख्तियार कोर्ट को है, उसकी सज़ा देने उसको उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस को है। लेकिन अगर हम मॉब लिंचिंग को इनकरेज करेंगे तो फिर ये मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा, और अब शुरू हो गया है। जितने कमज़ोर लोग हैं, जितने सप्रेस क्लासेस के लोग हैं, उन सब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग जो है उससे न सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे देश की छवि बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट जहाँ ये काम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए, और उनके खिलाफ जितने लोग कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि ये चीज़ कहीं और रिपीट ना हो पाए। फिर हम ये बात कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है, वो इशू है फ़लस्तीन का इशू। फ़लस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है बहुत पहले से बहुत क्लियर है। गांधी जी पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था, जिस तरह बरतानिया ब्रिटिशर्स के लिए है उसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए है। और उस वक्त से भी आप जानते हैं 92 तक के हमने इसराइल को अपना दूतावास कायम नहीं करने दिया था यहाँ पर। लेकिन दूतावास कायम हुआ, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, अब हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस हो गए इसराइल के साथ। लेकिन अभी भी हमारे देश का जो वो है, इस पर स्टैंड है, वो यही है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फ़लस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्यूपेंट है, इसराइल ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया है, इसराइल ने वहाँ से लोगों को धकेला है, और जो लोग असल ऑक्यूपेंट थे, जो असल वहाँ के रहने वाले थे, उनको धकेलते धकेलते वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर महदूद कर दिया, जो छोटे लैंड के अंदर। अब वहाँ भी पिछले 7 अक्टूबर से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, आप जानते हैं, हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चों को शहीद हो रहे हैं।
घर तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, ज़मीन पे पड़े हुए हैं, वहाँ भी उनको एड नहीं पहुँचने दी जा रही है, वहाँ भी वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के बड़े देश अमेरिका, बरतानिया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म के अंदर उनके साझी बने हुए उनका साथ दे रहे हैं। बोर्ड ने इस पर भी बहुत ही तशवीश का इजहार किया है, हाईली डिप्लोर किया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इसकी घृणा नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फिर बोर्ड ने इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और ख़ुद भारत के अंदर हमारे छात्राओं ने और नौजवानों ने बड़ी मात्रा में यानी बाहर निकलकर जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, फ़लस्तीनियों के साथ में सॉलिडारिटी शो की है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने देश से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, हम जो उनको हथियार या दूसरी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। इसराइल से कहा जाए कि वो सीज़फायर करे फौरी तौर पर, गज़ा से वैकेट करे, वेस्ट बैंक में जो नाजायज़ कब्जे किए उससे वैकेट करे और यूनाइटेड नेशन के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसको लेटर इंस्टीट्यूट में माने और फौरी तौर पे सीज़फायर करें और हमारे देश को इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए। जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया की जंग में इंटरवीन करके रोकने की कोशिश की थी, उसी तरह हमको आगे बढ़कर इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसराइल नहीं बात मानता है तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में हमको गौर करना चाहिए। यही आज के रेजोल्यूशंस थे, हमारे 6 बड़े रेजोल्यूशन थे जो हमने मंजूर किए हैं। अगर आपको इस पर कोई सवाल करना हो तो हमारे ये 2 बुजुर्ग और हमारी 2 बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आपके सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये महिला विरोधी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी महिलाएं होती हैं उनका विवाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो उनकी कम से कम गुजारे के लिए जो कमाती नहीं है, हाउसवाइफ होती है, तो उससे उनको फायदा होगा। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये महिला विरोधी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको आप लोग रिवर्ट कराने की कोशिश करेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारी महिला ही बहन ही जवाब दे इसका। मैं वो प्रोफेसर स्टाफ जी से गुजारिश करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ये सवालात इधर उधर होते रहेंगे। असल में आवाज आएगी आपको, आप चिंता मत कीजिए। बैठिए आप, कोई बात नहीं, बार उठना पड़ेगा ना। आप बोलिए। आइए इधर आइए थोड़ा सा। ये बात तो स्पष्ट कर दी शुरू में ही डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि ये एंटी वुमन है, इसलिए कि अगर हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके, 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं, उससे एलिमनी लेना कैसा है?
ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगू। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। एक मिनट आप बताइए। ऐसे देश में रहते हैं हम जहाँ अपना संविधान है, यहाँ शरिया तो लागू नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ महिलाएं वोट जाती है और जाती रही है 86 के बाद से देखते हैं, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? इसमें आपको क्या मतलब गलत नजर आता है? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए गए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो। दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि चावल के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है, फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस लेती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारी। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स देकर के उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि औरत की होती है, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट करेंगे कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इधर देखिए मैडम। भारत में बढ़ते जा रहे हैं और हर कम्युनिटी में मोस्टली हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कोर्ट का जो रवैया है, क्योंकि कोर्ट काफी डिले कर देता है, 10 साल 20 साल चल जाती है और एंड ऑफ द डे में वो दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। तो उसमें आपका सवाल सुन लिया मैंने। देखिए, असल में ये जो बात आप कहते हैं ये बात डाटा से भी सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो बात आम तौर पे समाज में फैली हुई है कि मुसलमानों में डाइवर्स बहुत होता है, नहीं एक मिनट, और मुसलमानों के यहाँ 3 तलाक हो जाती है, आप डाटा देंगे? मुझे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 15 साल 20 साल कोर्ट में देर हो रही है, उसकी वजह से तलाक ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ये बात तो सही है कि जो डिले होता है कोर्ट के अंदर वो एक रीज़न है इसका कि भाई लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, असल में हमारे पास एक प्रोविज़न और भी है जो मुस्लिम मसला बोर्ड ने भी कर रखा है और इमारत शरिया ने भी कर रखा है, वो है दारुल क़ज़ा का निज़ाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में ADR का कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई आप एडजस्टेंट तरीके से और कहीं अपना करवा लीजिए मसला हल। तो दारुल क़ज़ा जो है वो बहुत ही कम वक्त में शरीयत के मुताबिक फ़ैसला देने की एक बॉडी है, और हमारे यहाँ से अभी तक हज़ारों फैसले हुए हैं जिसमें दोनों फरीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक ने इसको माना और एक ने नहीं माना, दोनों फरीक, दोनों लोगों ने उस फैसलों को मान लिया, तस्लीम कर लिया और ज़िंदगी गुजार रहे। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में, उसको भी अगर हमको कम करना है तो उन्हें दारुल क़ज़ा की तरफ आना चाहिए। आपने कहा फिलिस्तीन वाले मैटर पे आपने 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लिया है। इससे पहले कुछ आर्गुमेंट दिए जा रहे थे, मैं सज्जाद मोहम्मद साहब को बयान आया था कि अगर हम किसी को मानते हैं कि वो जालिम और वो हमारे घर में घुस आया है। नहीं, देखिए, मैंने हरगिज़ भी ये नहीं कहा कि हमने मान लिया है, मैंने कहा हमारे देश ने मान लिया है। हमने कहा कि हमारे देश का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। हमारा मानना तो ये है कि वो पूरा इसराइल जो है ऑक्युपायर है, वो पूरी ज़मीन पे उसने नाजायज़ कब्जा किया है। आप जानते हैं, आपके पास पूरी हिस्ट्री है, 19 बालफोर्ड अकॉर्ड को देखिए, 1948 को देखिए, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम नहीं मानते इस बात को। मसला ये कि जब देश ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हम उस देश को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आगे की रणनीति तय करें। क्वेश्चन कर रहा था कि अदालतों का जो रवैया है यहाँ पर, वहाँ जो है मुस्लिम समाज के जो है तो कंसर्न को भी जो है तो
वैलिडेशन मिलता है। यहाँ पर आपका जो है तो रूल भी है तो उसके खिलाफ फैसला किया जाता है। और ये जो है सिलसिला जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए जो बॉर्डर जो है वो हमारे माशरे से आता है, तो आप माशरे के साथ क्यों नहीं तवज्जो देते? रिफॉर्म के लिए बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लेडीज की भी और जेंट्स की भी कमेटी फुल बनी हुई है सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाह माशरा कमेटी है। उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उस रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही है कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है, जैसा कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा। ठीक, एक मिनट जी, कौन? हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है जिसमें वो लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है, उनके कोटेशन को मैं कोट कर रही हूँ कि याद करिए प्रदेश में मुहर्रम होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, ताजिए जब निकालते थे तो किसी को पेड़ काटे जाते थे और वायर्स भी काटी जाती थी, और आज ये सब हो रहा है किसी को पता तक नहीं चलता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, असल में पहली बात तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पेरिफेरी मतलब उसमें ये चीज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं, ये बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो एक समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी है। सदियों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। यूसीसी की भी आपने मुखालफत की है, आप लोग उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या आपत्तियां हैं उत्तराखंड की यूसीसी पर, आप लोग सीधे तौर पर बताना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे मौलाना फैसल रहमानी साहब से कहता हूँ कि वो इस पर आपको ब्रीफ करें। देखिए, जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली आपत्ति उस पर ये है। उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रकोनियन प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या होता है। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, इट्स एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ लें और मुझे जवाब दे दें, सिर्फ पहला पेज। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना यूसीसी को, उत्तराखंड की यूसीसी। हाँ, कोई नहीं कर रहा है। There is no point to हल्ला गुल्ला। No, there is a point. There is a point कि वो साइलेंटली बैक डोर से नहीं फ्रंट डोर से आ रहा है। अब उसके बाद अब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं, अब वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा और वहाँ की आवाम जो है वो परेशान रहेगी। जैसे आप बोल रहे हैं टारगेटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल टारगेटिंग, जी, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है ना यूसीसी को, वहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी को कोई मान नहीं रहा है। जब लॉ बन जाएगा तो लोग उससे गवर्न होना शुरू हो जाएंगे। फैसल साहब,
उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसमें जनजातियों को भी शामिल नहीं किया गया, तो सेंटर में भी जो बात हो रही है उसको लेकर भी ये कहा जाता है एक तरफ तो एक समान कानून की बात कही जाती है। आप अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब लाइट पीछे बहुत ज़्यादा है। शोएब रजा है मेरा जी। नाम जी। तो जनजातियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से सेंटर में भी जो बात होती है यूसीसी की उसमें भी ये कहा जाता है। तो क्या जो यक्सा सिविल कोड की बात होती है वो हो पा रहा है क्या, आपको लगता है जब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है उसमें? नहीं, फिर वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 हर्फ पर है, यूनिफॉर्म है, सिविल और कोड है। अब इस पर थोड़ी अगर बात होगी तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब सबसे पहले बात है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही फिर, अगर आप लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है। लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों को लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें यह पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। सबको ये बात पता है, तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत कर रहे हैं। एक मिनट सिर्फ इसमें आप बताऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी हॉल में 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था यहीं पे बैठकर, और आदिवासी लोग भी थे उसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, ये कानून कहाँ है? आप सीआरपीसी को देख लीजिए, आईपीसी को देख लीजिए, उसमें कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रिवेल करते हैं। आप जब भी हमारे यहाँ लोगों ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कहनी शुरू की तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज़्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। हमारे एक और मौजूद साथी आ गए हैं, कमाल फारूकी साहब, जो बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि जो यूसीसी की जो बात की जाती है वो एक पर्टिकुलर जो है रिलीजियस ग्रुप को छेड़ने के लिए की जाती है, उसके पीछे पॉलिटिकल जो है मोटिवेशन होता है, और आप लोग जो है उसको ट्रैप में आते हैं? देखिए, ये कहना कि हम उसके ट्रैप में आते हैं, ये बात सही नहीं है। ये बात जैसा कि अभी हमारे फैसल साहब ने कही कि एक कानून जब बन जाता है तो फिर उसी कानून को समाज में इन्फोर्स किया जाता है। अगर आप यूसीसी की या किसी कानून की मुखालिफत नहीं करेंगे और बिल्कुल उससे अलग हो जाएंगे तो कानून बनते चल जाएंगे हमारे देश के अंदर। देखिए, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए, हमेशा ये बात याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल 44 याद आता है, आर्टिकल 48 याद नहीं आता है, आर्टिकल 36 याद नहीं आता है, जहाँ ये कहा गया कि देश के अंदर जो असमानता है वेल्थ के अंदर उसको ठीक किया जाएगा, वेजेस को ठीक किया जाएगा। ये सब बातें जो आम आदमी से जिनका ताल्लुक है उन पर कोई बात होती नहीं है, आर्टिकल 44 पर ही बात होती है। तो आर्टिकल 44 जो है वो, उसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाय का इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। ज़ाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। इस रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है कि निकाह जो है, जो शादी होती है इस्लाम में,
वो शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है कि हलाल चीज़ों में जो परमिसिबल चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह ताला को जो है वो तलाक़ है। और इस्लाम ये कोशिश करता है कि रिश्ता बाकी रहे। बहुत सारी बातें कुरान मजीद में रिश्ते को बाकी रखने के ताल्लुक से कही गई हैं, लेकिन जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, जब शादी कंटिन्यू ना करने पड़े, तो फिर उसके लिए बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल तरीके से जुदाई करने का एक रास्ता दिखाया गया तलाक़ के ज़रिए से। आम तौर पे तलाक़ को लोग समझते हैं कि बहुत ही क्रूएल अप्रोच है तलाक़ जो है, लेकिन आम तौर पे आप उन रिश्तों में जाकर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, तो तलाक़ जो है वो एक ऑनरेबल वे ऑफ सेपरेशन है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन मज़ाहिब में, जिन रिलीजन में तलाक़ का प्रोविज़न नहीं था, वहाँ भी तलाक़ के प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक़ के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक़ क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलख़ी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो यूसीसी के बारे में है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके ख़िलाफ़ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात तय करती है तो उन्हें इससे रेफ्रेन करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज़ करना चाहिए। और अभी जो उत्तराखंड का यूसीसी मंजूर हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ यूसीसी का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा और बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मज़हब के ख़िलाफ़ होती हैं, और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है हम इसको चैलेंज करेंगे, और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। तीसरी बात हमारे रेजोल्यूशन में औकाफ से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडाउमेंट है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वो उसके लिए पार्टीशन से पहले ही एक कानून मंजूर हो गया था, और पार्टीशन के बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और फाइनली 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ और कानून मंजूर हुआ वो आज वक्फ एक्ट 2013 कहलाता है। वक्फ एक्ट जो है वो
जितने ऐसे इंडाउमेंट हैं जो बहुत सारे बुजुर्गों ने हमारे ऐसी लैंड या कोई भी चीज़, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो या और कोई चैरिटी के लिए किए गए जो काम है, स्पेशली स्पेसिफिक तौर पर कुछ खास चैरिटी के लिए लोगों ने ऐसे इंडाउमेंट बनाए हैं। ऐसे इंडाउमेंट को प्रोटेक्शन हासिल है वक्फ एक्ट से। तो हम ये महसूस करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। वक्फ की का जो नेचर है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया उसी पर्पज़ से उसकी आमदनी को खर्च होना चाहिए। लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे इंक्रोचमेंट हुआ है। बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने इंक्रोच किया है और बहुत सारी जगह पे प्राइवेटली लोगों ने इंक्रोच किया है। तो हमारा कहना ये है कि जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस मौजूद हैं, ऐसी जगहों पर जो इस वक्त में जो रेट चल रहा है, मार्केट रेट, उसके हिसाब से उसका किराया या उसकी जो है पेमेंट होना चाहिए, ताकि जिस पर्पस के लिए वो वक्त बनाया गया था उसका बेनिफिट उन लोगों को मिले जिनके लिए वो बनाया गया है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई तरमीम लाने की या ख़त्म करने की, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी वक्फ की स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, और ये जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से इसमें वक्फ बोर्ड है, वक्फ सर्वे है, वक्फ ट्राइब्यूनल है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए और उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की जाएगी। कोई भी वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश होगी तो इट विल बी हाईली डिप्लोरेबल। इसके साथ साथ हमने जो वक्फ के मुतवल्ली हजरात हैं, जो वक्फ के कस्टोडियन है या जो लोग वक्फ के मैनेजमेंट को देखते हैं, उनसे भी ये बात कही है कि वो वक्फ की जायदादों पे नाजायज़ तरीके से बेनिफिट हासिल न करें। जिस काम के लिए वक्फ बनाया गया उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में बाबरी मस्जिद से पहले 1991 में, बाबरी मस्जिद के रिवॉल्यूशन से पहले एक कानून बना था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के नाम से, और लोगों ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद विल बी द लास्ट डिस्प्यूट इन इंडिया ऑन रिलीजियस प्लेस। ये हम महसूस कर रहे थे कि यही बात कही गई थी पार्लियामेंट में कानून बनाते वक्त में। वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट वर्शिप प्लेसेस के बारे में अब नहीं पैदा होगा। हमने चैन की सांस ली थी, ठीक है। बावजूद का जो फैसला था, हम समझते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उस फैसले को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट रिसॉर्ट है, उसके बाद वहाँ से जो फैसला हो जाएगा वो फाइनल फैसला होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ तौर पे कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद वहाँ पे यानी जो मंदिर के जो काम आसार मिले हैं वो 400 साल पहले के हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी गई वो गलत था, असंवैधानिक था। मस्जिद का डिमोलिशन असंवैधानिक था। ये सब बातें कहने के बाद फैसला हमारे खिलाफ गया है। ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रही है कि जो क्लेम था कि ये मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ के बनाई गई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। ये क्लेम था कि मूर्तियाँ प्रकट हुई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। फिर कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को, डिमोलिशन को गलत करार दिया गया, असंवैधानिक करार दिया गया, शेमफुल एक्ट करार दिया गया। उसके बाद भी वो ज़मीन उन लोगों को दे दी गई जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन अब हमने ये सोचा था कि अब ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा। लेकिन हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद नए नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट आपके सामने है। हम बार बार दुहाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बुनियाद पर इसे इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के अंदर मथुरा की शाही ईदगाह का इशू आ रहा है, भोजशाला का इशू आ रहा है, और भी कई मस्जिदों के इशूज़ खड़े किए गए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं बार बार कि और आपको ये बात भी हम बता देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वर्शिप प्लेसेस एक्ट का तस्करा किया था और ये कहा था कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी के बाद में अब हम समझते हैं कि कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों को दरकिनार कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेटर स्पीड में नाफिज करे। यही काम सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करें।
इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो न्यूट्रल जोन है उसमें पहले सुनहरी मस्जिद को ट्रैफिक का बहाना बनाकर तोड़ने की कोशिश की गई, कोर्ट ने इंटरवीन किया, वो उस पर स्टे आ गया। इसी तरह 6 और मस्जिदें हैं। तो ये चीज़ें लगातार होती जा रही है, हालांकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स में आती है वो जगह, तो हेरिटेज बिल्डिंग को भी डिस्टर्ब करना जो है वो हमारी जो तारीख़ी विरासत है उसको तोड़ने की कोशिश है। एक और बात हम ये कहना चाहते हैं, ये आज हमारे रेजोल्यूशन में बात कही गई है कि ये जो नया हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 का, उससे ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि हमारे मतदाताओं ने ये जो नफ़रत और घृणा की फिज़ा पैदा की जा रही थी मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है, उसको पसंद नहीं किया है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी में आकर उसको फिर एनडीए के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात थे वो ख़त्म नहीं हो रहे और कई अभी तक के 11-12 प्लेसेस के ऊपर में पार्लियामेंट का रिजल्ट आने के बाद 11-12 प्लेसेस के ऊपर में मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो है एक ऐसा बारबरिक एक्ट है जो रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देता है। हमारे देश में कानून है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया, तो उसकी सज़ा देने का इख्तियार आदमी को नहीं है, उसकी सज़ा देने का इख्तियार कोर्ट को है, उसकी सज़ा देने उसको उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस को है। लेकिन अगर हम मॉब लिंचिंग को इनकरेज करेंगे तो फिर ये मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा और अब शुरू हो गया है। जितने कमज़ोर लोग हैं, जितने सप्रेस क्लासेस के लोग हैं, उन सब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। तो हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग जो है उससे न सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे देश की छवि बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट जहाँ ये काम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए और उनके खिलाफ जितने लोग कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए ताकि ये चीज़ कहीं और रिपीट ना हो पाए। फिर हम ये बात कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है, वो इशू है फ़लस्तीन का इशू। फ़लस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है बहुत पहले से बहुत क्लियर है। गांधी जी पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था, जिस तरह बरतानिया ब्रिटिशर्स के लिए है उसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए है। और उस वक्त से भी आप जानते हैं 92 तक के हमने इसराइल को अपना दूतावास कायम नहीं करने दिया था यहाँ पर, लेकिन दूतावास कायम हुआ, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, अब हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस हो गए इसराइल के साथ। लेकिन अभी भी हमारे देश का जो वो है, इस पर स्टैंड है, वो यही है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फ़लस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्यूपेंट है, इसराइल ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया है, इसराइल ने वहाँ से लोगों को धकेला है और जो लोग असल ऑक्यूपेंट थे, जो असल वहाँ के रहने वाले थे, उनको धकेलते धकेलते वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर महदूद कर दिया, जो छोटे लैंड के अंदर। अब वहाँ भी पिछले 7 अक्टूबर से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, आप जानते हैं हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चों को शहीद हो रहे हैं, घर तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, ज़मीन पे पड़े हुए हैं, वहाँ भी उनको एड नहीं पहुँचने दी जा रही है, वहाँ भी वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के बड़े देश अमेरिका, बरतानिया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म के अंदर उनके साझी बने हुए, उनका साथ दे रहे हैं। बोर्ड ने इस पर भी बहुत ही तशवीश का इजहार किया है, हाईली डिप्लोर किया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इसकी घृणा नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फिर बोर्ड ने इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और ख़ुद भारत के अंदर हमारे छात्राओं ने और नौजवानों ने बड़ी मात्रा में यानी बाहर निकल कर जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, फ़लस्तीनियों के साथ में सॉलिडारिटी शो की है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने देश से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, हम जो उनको हथियार या दूसरी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। इसराइल से कहा जाए कि वो सीज़फायर करे फौरी तौर पर
गजा से वैकेट करे, वेस्ट बैंक में जो नाजायज़ कब्जे किए उससे वैकेट करे, और यूनाइटेड नेशन के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसको लेटर एग्जीक्यूट में माने और फौरी तौर पे सीज़फायर करे, और हमारे देश को इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए। जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया की जंग में इंटरवीन करके रोकने की कोशिश की थी, उसी तरह हमको आगे बढ़कर इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसराइल नहीं बात मानता है तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में हमको गौर करना चाहिए। यही आज के रेजोल्यूशंस थे, हमारे 6 बड़े रेजोल्यूशन थे जो हमने मंजूर किए हैं। अगर आपको इस पर कोई सवाल करना हो तो हमारे ये 2 बुजुर्ग और हमारी 2 बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आपके सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। साहब, आपने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये महिला विरोधी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी महिलाएं होती हैं उनका विवाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो उनकी कम से कम गुजारे के लिए जो कमाती नहीं है, हाउसवाइफ होती है, तो उससे उनको फायदा होगा। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये महिला विरोधी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको आप लोग रिवर्ट कराने की कोशिश करेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारी महिला ही बहन ही जवाब दे इसका। मैं वो प्रोफेसर स्टाफ जी से गुजारिश करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ये सवालात इधर उधर होते रहेंगे। असल में आवाज आएगी आपको, आप चिंता मत कीजिए। बैठिए आप, कोई बात नहीं, बार बार उठना पड़ेगा ना। आप बोलिए। आइए इधर आइए थोड़ा सा। देखिए, ये बात तो स्पष्ट कर दी शुरू में ही डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि ये एंटी वुमन है, इसलिए कि अगर हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैन मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके, 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं, उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगू। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। एक मिनट आप बताइए। ऐसे देश में रहते हैं हम जहाँ अपना संविधान है, यहाँ शरिया तो लागू नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ महिलाएं कोर्ट जाती है और जाती रही है, 86 के बाद से देखते हैं, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? इसमें आपको क्या मतलब गलत नजर आता है? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए गए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे?
दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि छापानुकेट के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस लेती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारेगी। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि औरत की होती है, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट करेंगे कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इधर देखिए मैडम, संविधान में स्पष्ट है कि तलाक भारत में बढ़ते जा रहे हैं और हर कम्युनिटी में मुस्लिम हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कोर्ट का जो रवैया है, क्योंकि कोर्ट काफी डिले कर देता है, प्रोसीडिंग 10 साल 20 साल चल जाती है और एंड ऑफ द डे में वो दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। तो उसमें आपका सवाल सुन लिया मैंने। देखिए, असल में ये जो बात आप कहते हैं ये बात डाटा से भी सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो बात आम तौर पे समाज में फैली हुई है कि मुसलमानों में डाइवर्स बहुत होता है, नहीं, एक मिनट, और मुसलमानों के यहाँ 3 तलाक हो जाती है। आप डाटा देंगे? वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 15 साल 20 साल कोर्ट में देर हो रही है, उसकी वजह से तलाक ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ये बात तो सही है कि जो डिले होता है कोर्ट के अंदर वो एक रीज़न है इसका कि भाई लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, असल में हमारे पास एक प्रोविज़न और भी है जो मुस्लिम मसला बोर्ड ने भी कर रखा है और इमारत शरिया ने भी कर रखा है, वो है दारुल क़ज़ा का निज़ाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में ADR का कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई आप एडजस्टेंट तरीके से और कहीं अपना करवा लीजिए मसला हल। तो दारुल क़ज़ा जो है वो बहुत ही कम वक्त में शरीयत के मुताबिक फ़ैसला देने की एक बॉडी है और हमारे यहाँ से अभी तक हज़ारों फैसले हुए हैं जिसमें दोनों फरीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक ने उसको माना और एक ने नहीं माना, दोनों फरीक, दोनों लोगों ने उस फैसलों को मान लिया, तस्लीम कर लिया और ज़िंदगी गुजार रहे। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में उसको भी अगर हमको कम करना है तो उन्हें दारुल क़ज़ा की तरफ आना चाहिए। आपने कहा फिलिस्तीन वाले मैटर में आपने 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लिया है। इससे पहले कुछ आर्गुमेंट किए जा रहे थे, सज्जाद मोहम्मद साहब का बयान आया था कि अगर हम किसी को मानते हैं कि वो जालिम और वो हमारे घर में घुस आया है। नहीं, देखिए, मैंने हरगिज़ भी ये नहीं कहा कि हमने मान लिया है, मैंने कहा हमारे देश ने मान लिया है। हमने कहा कि हमारे देश का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। हमारा मानना तो ये है कि वो पूरा इसराइल जो है ऑक्युपायर है, वो पूरी ज़मीन पे उसने नाजायज़ कब्जा किया है। आप जानते हैं, आपके पास पूरी हिस्ट्री है, 19 बालफोर्ड अकॉर्ड को देखिए, 1948 को देखिए, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम नहीं मानते इस बात को। मसला ये है कि जब देश ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हम उस देश को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आगे की रणनीति तय करें। अदालतों का जो रवैया है यहाँ पर, वहाँ जो है दूसरे समाज के जो है तो कस्टम को भी जो है तो वैलिडेशन मिलता है। यहाँ पर आपका जो है तो रूल भी है तो उसके खिलाफ फैसला किया जाता है। और ये जो है सिलसिला जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए जो बॉर्डर जो है वो हमारे माशरे से आता है, तो आप माशरे की तरफ क्यों नहीं तवज्जो? रिफॉर्म के लिए बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लेडीज की भी और जेंट्स की भी कमिटीज फुल बनी हुई है सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाह माशरा कमेटी है। उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीजन को लेकर, उस रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही नहीं कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है, जैसे कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा। ठीक, एक मिनट जी, कौन? हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है
कोट कर रही हूँ कि याद करिए प्रदेश में मुहर्रम होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, ताजिए जब निकलते थे तो किसी को पेड़ काटे जाते थे और वायर्स भी काटी जाती थी, और आज ये सब हो रहा है किसी को पता तक नहीं चलता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, असल में पहली बात तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पेरिफेरी मतलब उसमें ये चीज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं, बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जो एक समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी है। सदियों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक खास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। साहब, यूसीसी की भी आपने मुखालफत की है, आप लोग उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या आपत्तियां हैं उत्तराखंड की यूसीसी पर, आप सीधे तौर पर बताना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे मौलाना फैसल रहमानी साहब से कहता हूँ कि वो इस पर आपको ब्रीफ करें। देखिए, जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली आपत्ति उस पर ये है। उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या होता है। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, इट्स एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ लें और मुझे जवाब देते हैं, सिर्फ पहला पेज। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना यूसीसी को, उत्तराखंड की यूसीसी। हाँ, कोई नहीं कर रहा है। There is no point to हल्ला गुल्ला। No, there is a point. There is a point कि वो साइलेंटली बैक डोर से नहीं फ्रंट डोर से आ रहा है। अब उसके बाद अब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं, अब वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा और वहाँ की आवाम जो है वो परेशान रहेगी। जैसे आप बोल रहे हैं टारगेटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल टारगेटिंग, जी, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है ना यूसीसी को, वहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी को कोई मान नहीं रहा है। जब लॉ बन जाएगा तो लोग उससे गवर्न होना शुरू हो जाएंगे। फैसल साहब, उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसमें जनजातियों को भी शामिल नहीं किया गया, तो सेंटर में जो बात हो रही है उसको लेकर ये कहा जाता है एक तरफ तो एक समान कानून की बात कही जाती है। आप अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइट पीछे बहुत ज़्यादा है। शोएब रजा है मेरा जी जी। तो जनजातियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से सेंटर में भी जो बात होती है यूसीसी की, उसमें भी ये कहा जाता है। तो क्या जो यक्सा सिविल कोड की बात होती है वो हो पा रहा है क्या? आपको लगता है जब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है? नहीं, फिर वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 हर्फ पर है, यूनिफॉर्म है, सिविल और कोड है। अब इस पर थोड़ी अगर बात होगी तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब सबसे पहले बात है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही फिर, अगर आप लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है, लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों को लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें ये पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, सबको ये बात पता है। तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत कर रहे हैं। एक मिनट सिर्फ इसमें आप बताऊँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसी हॉल में 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग,
जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था यहीं पे बैठ कर, और आदिवासी लोग भी थे उसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, एक कानून कहाँ है? आप सीआरपीसी को देख लीजिए, आईपीसी को देख लीजिए, उसमें कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रिवेल करते हैं। आप जब भी हमारे यहाँ लोगों ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कहनी शुरू की, तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज़्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। हमारे एक और मौजूद साथी आ गए हैं, कमाल फारूकी साहब, जो बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि जो यूसीसी की जो बात की जाती है वो एक पर्टिकुलर जो है रिलीजियस ग्रुप को छेड़ने के लिए की जाती है, उसके पीछे पॉलिटिकल जो है मोटिवेशन होता है, और आप लोग जो है उसको ट्रैप में आते हैं? देखिए, ये कहना कि हम उसके ट्रैप में आते हैं, ये बात सही नहीं है। ये बात जैसा कि अभी हमारे फैसल साहब ने कही कि एक कानून जब बन जाता है तो फिर उसी कानून को समाज में इन्फोर्स किया जाता है। अगर आप यूसीसी की या किसी कानून की मुखालिफत नहीं करेंगे और बिल्कुल उससे अलग हो जाएंगे तो कानून बनते चल जाएंगे हमारे देश के अंदर। देखिए, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए, हमेशा ये बात याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आप इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। इस रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है कि निकाह जो है, जो शादी होती है इस्लाम में, वो शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है कि हलाल चीज़ों में, जो परमिसिबल चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह ताला को जो है वो तलाक़ है। और इस्लाम ये कोशिश करता है कि रिश्ता बाकी रहे। बहुत सारी बातें कुरान मजीद में रिश्ते को बाकी रखने के ताल्लुक़ से कही गई है। लेकिन जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, जब शादी कंटिन्यू ना करने पड़े, तो फिर उसके लिए बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल तरीके से जुदाई करने का एक रास्ता दिखाया गया तलाक़ के तरीके से। आम तौर पे तलाक़ को लोग समझते हैं कि बहुत ही क्रूएल अप्रोच है तलाक़ जो है, लेकिन आम तौर पे आप उन रिश्तों में जाकर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, तो तलाक़ जो है वो एक ऑनरेबल वे ऑफ सेपरेशन है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन मज़ाहिब में, जिन रिलीजन में तलाक़ का प्रोविज़न नहीं था, वहाँ भी तलाक़ के प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलों पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद
तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो यूसीसी के बारे में है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके खिलाफ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात तय करती है तो उन्हें इससे रेफ्रेन करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज करना चाहिए। और अभी जो उत्तराखंड का यूसीसी मंजूर हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ यूसीसी का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा और बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मज़हब के ख़िलाफ़ होती हैं, और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है हम इसको चैलेंज करेंगे, और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। तीसरी बात हमारे रेजोल्यूशन में औकाफ से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडाउमेंट है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वो उसके लिए पार्टीशन से पहले ही एक कानून मंजूर हो गया था, और पार्टीशन के बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और फाइनली 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ और कानून मंजूर हुआ वो आज वक्फ एक्ट 2013 कहलाता है। वक्फ एक्ट जो है वो जितने ऐसे इंडाउमेंट है जो बहुत सारे बुजुर्गों ने हमारे ऐसी लैंड या कोई भी चीज़, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो, या और कोई चैरिटी के लिए किए गए जो काम है, स्पेशली स्पेसिफिक तौर पर कुछ खास चैरिटी के लिए लोगों ने ऐसे इंडाउमेंट बनाए हैं। ऐसे इंडाउमेंट को प्रोटेक्शन हासिल है वक्फ एक्ट से। तो हम ये महसूस करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। वक्फ की का जो नेचर है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया उसी पर्पज़ से उसकी आमदनी को खर्च होना चाहिए। लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे इंक्रोचमेंट हुआ है। बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने इंक्रोच किया है, और बहुत सारी जगह पे प्राइवेटली लोगों ने इंक्रोच किया है। तो हमारा कहना ये है कि जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस मौजूद हैं, ऐसी जगहों पर जो इस वक्त में जो रेट चल रहा है, मार्केट रेट, उसके हिसाब से उसका किराया या उसकी जो है पेमेंट होना चाहिए, ताकि जिस पर्पस के लिए वो वक्फ बनाया गया था उसका बेनिफिट उन लोगों को मिले जिनके लिए वो बनाया गया है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई तरमीम लाने की या ख़त्म करने की, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी वक्फ की स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, तो इट विल नॉट बी प्रॉपर, और ये जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से इसमें वक्फ बोर्ड है, वक्फ सर्वे है, वक्फ ट्राइब्यूनल है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए, और उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की जाएगी। कोई भी वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश होगी तो इट विल बी हाईली डिप्लोरेबल। इसके साथ साथ हमने जो वक्फ के मुतवल्ली हजरात हैं, जो वक्फ के कस्टोडियन है, या जो लोग वक्फ के मैनेजमेंट को देखते हैं,
उनसे भी ये बात कही है कि वो वक्फ की जायदादों पे नाजायज़ तरीके से बेनिफिट हासिल न करें। जिस काम के लिए वक्फ बनाया गया उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में बाबरी मस्जिद से पहले 1991 में, बाबरी मस्जिद के रिवॉल्यूशन से पहले एक कानून बना था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के नाम से, और लोगों ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद विल बी द लास्ट डिस्प्यूट इन इंडिया ऑन रिलीजियस प्लेस। ये हम महसूस कर रहे थे कि यही बात कही गई थी पार्लियामेंट में कानून बनाते वक्त में, वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट वर्शिप प्लेसेस के बारे में अब नहीं पैदा होगा। हमने चैन की सांस ली थी, ठीक है। बावजूद का जो फैसला था, हम समझते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उस फैसले को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट रिसॉर्ट है, उसके बाद वहाँ से जो फैसला हो जाएगा वो फाइनल फैसला होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ तौर पे कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद जब वहाँ पे यानी जो मंदिर के जो काम आसार मिले हैं वो 400 साल पहले के हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी गई वो गलत था, असंवैधानिक था, मस्जिद का डिमोलिशन असंवैधानिक था। ये सब बातें कहने के बाद फैसला हमारे खिलाफ गया है। ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रही है कि जो क्लेम था कि ये मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ के बनाई गई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। ये क्लेम था कि मूर्तियाँ प्रकट हुई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। फिर कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को, डिमोलिशन को गलत करार दिया गया, असंवैधानिक करार दिया गया, शेमफुल एक्ट करार दिया गया। उसके बाद भी वो ज़मीन उन लोगों को दे दी गई जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन अब हमने ये सोचा था कि अब ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होगा। लेकिन हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद नए नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट आपके सामने है। हम बार बार दुहाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बुनियाद पर इसे इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के अंदर मथुरा की शाही ईदगाह का इशू आ रहा है, भोजशाला का इशू आ रहा है, और भी कई मस्जिदों के इशूज़ खड़े किए गए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं बार बार कि और आपको ये बात भी हम बता देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वर्शिप प्लेसेस एक्ट का तस्करा किया था और ये कहा था कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी के बाद में अब हम समझते हैं कि कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों को दरकिनार कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेटर स्पीड में नाफिज करे। यही काम सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करें। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो न्यूट्रल जोन है उसमें पहले सुनहरी मस्जिद को ट्रैफिक का बहाना बनाकर तोड़ने की कोशिश की गई, कोर्ट ने इंटरवीन किया, वो उस पर स्टे आ गया। इसी तरह 6 और मस्जिदें हैं। तो ये चीज़ें लगातार होती जा रही है। हालांकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स में आती है वो जगह, तो हेरिटेज बिल्डिंग को भी डिस्टर्ब करना जो है वो हमारी जो तारीख़ी विरासत है उसको तोड़ने की कोशिश है। एक और बात हम ये कहना चाहते हैं, ये आज हमारे रेजोल्यूशन में बात कही गई है कि ये जो नया हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 का, उससे ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि हमारे मतदाताओं ने ये जो नफ़रत और घृणा की फिज़ा पैदा की जा रही थी मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है, उसको पसंद नहीं किया है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी में आकर उसको फिर एनडीए के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात थे वो कम नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, और कई अभी तक के 11-12 प्लेसेस के ऊपर में पार्लियामेंट का रिजल्ट आने के बाद 11-12 प्लेसेस के ऊपर में मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो है एक ऐसा बारबरिक एक्ट है जो रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देता है। हमारे देश में कानून है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया, तो उसकी सज़ा देने का इख्तियार आदमी को नहीं है, उसकी सज़ा देने का इख्तियार कोर्ट को है, उसकी सज़ा देने उसको उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस को है। लेकिन अगर हम मॉब लिंचिंग को इनकरेज करेंगे तो फिर ये मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा, और अब शुरू हो गया है। जितने कमज़ोर लोग हैं, जितने सप्रेस क्लासेस के लोग हैं, उन सब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। बहाने कुछ भी हो सकते हैं,
तो हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग जो है उससे न सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे देश की छवि बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट जहाँ ये काम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए और उनके खिलाफ जितने लोग कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए ताकि ये चीज़ कहीं और रिपीट ना होने पाए। फिर हम ये बात कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है, वो इशू है फ़लस्तीन का इशू। फ़लस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है बहुत पहले से बहुत क्लियर है। गांधी जी पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था जिस तरह बरतानिया ब्रिटिशर्स के लिए है उसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए है। और उस वक्त से भी आप जानते हैं 92 तक के हमने इसराइल को अपना दूतावास कायम नहीं करने दिया था यहाँ, लेकिन दूतावास कायम हुआ, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, अब हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस हो गए इसराइल के साथ। लेकिन अभी भी हमारे देश का पॉइंट, हमारे देश का जो वो है इस पर स्टैंड है वो यही है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फ़लस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्यूपेंट है, इसराइल ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया है, इसराइल ने वहाँ से लोगों को धकेला है और जो लोग असल ऑक्यूपेंट थे, जो असल वहाँ के रहने वाले थे, उनको धकेलते धकेलते वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर महदूद कर दिया, जो छोटे लैंड के अंदर। अब वहाँ भी पिछले 7 अक्टूबर से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, आप जानते हैं हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चों को शहीद हो रहे हैं, घर तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग ख़त्म हो गई है, ज़मीन पे पड़े हुए हैं, वहाँ भी उनको एड नहीं पहुँचने दी जा रही है, वहाँ भी वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के बड़े देश अमेरिका, बरतानिया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म के अंदर उनके साझी बने हुए, उनका साथ दे रहे हैं। बोर्ड ने इस पर भी बहुत ही तशवीश का इजहार किया है, हाईली डिप्लोर किया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इसकी घृणा कर रहे हैं, वो भी इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फिर बोर्ड ने इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और ख़ुद भारत के अंदर हमारे छात्राओं ने और नौजवानों ने बड़ी मात्रा में यानी बाहर निकल कर जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, फ़लस्तीनियों के साथ में सॉलिडारिटी शो की है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने देश से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, हम जो उनको हथियार या दूसरी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। इसराइल से कहा जाए कि वो सीज़ फायर करे, फौरी तौर पर गज़ा से वैकेट करे, वेस्ट बैंक में जो नाजायज़ कब्जे किए उससे वैकेट करे और यूनाइटेड नेशन के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसको लेटर इंस्टीट्यूट में माने और फौरी तौर पे सीज़ फायर करें और हमारे देश को इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए। जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया की जंग में इंटरवीन करके रोकने की कोशिश की थी, उसी तरह हमको आगे बढ़कर इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसराइल नहीं बात मानता है तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में हमको गौर करना चाहिए। यही आज के रेजोल्यूशंस थे, हमारे 6 बड़े रेजोल्यूशन थे जो हमने मंजूर किए हैं। अगर आपको इस पर कोई सवाल करना हो तो हमारे ये 2 बुजुर्ग, हमारी 2 बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आपके सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये महिला विरोधी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी महिलाएं होती हैं उनका विवाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो उनकी कम से कम गुजारे के लिए जो कमाती नहीं है, हाउसवाइफ होती है, तो उससे उनको फायदा होगा। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये महिला विरोधी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसको आप लोग रिवर्ट कराने की कोशिश करेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारी महिला ही बहन ही जवाब दे इसका। मैं वो मनसल शादी से गुजारिश करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ये सवालात इधर उधर होते रहेंगे। असल में आवाज आएगी आपको, आप चिंता मत कीजिए। बैठिए आप, कोई बात नहीं, बार बार उठना पड़ेगा ना। आप बोलिए आइए इधर आइए थोड़ा सा। देखिए, ये बात तो स्पष्ट कर दी शुरू में ही डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि ये एंटी वुमन है, इसलिए कि अगर हस्बैंड को मालूम हो जाएगा
कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं। और वो ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में, ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन वो औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके, 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं, उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगू। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। मेरा सवाल ये है, एक मिनट आप बताइए। ऐसे देश में रहते हैं हम जहाँ अपना संविधान है, यहाँ शरिया तो लागू नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ महिलाएं कोर्ट जाती है और जाती रही है, 86 के बाद से देखते हैं, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? इसमें आपको क्या मतलब गलत नजर आता है? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए गए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो। दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि छावन के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग्स सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है, फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस देती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारी। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि औरत की होती है, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इधर देखिए मैडम, तलाक भारत में बढ़ते जा रहे हैं और हर कम्युनिटी में मोस्टली हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कोर्ट का जो रवैया है, क्योंकि कोर्ट काफी डिले कर देता है, 10 साल 20 साल चल जाती है और एंड ऑफ द डे में वो दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। तो उसमें आपका सवाल सुन लिया मैंने। देखिए, असल में ये जो बात आप कहते हैं, ये बात डाटा से भी सपोर्ट होनी चाहिए। ये जो बात आम तौर पे समाज में फैली हुई है कि मुसलमानों में डाइवर्स बहुत होता है, नहीं, एक मिनट, और मुसलमानों के यहाँ 3 तलाक हो जाती है। आप डाटा देंगे? ये नहीं कह रहे, वो कह रहे कि 15 साल 20 साल कोर्ट में
नहीं, ये बात तो सही है कि जो डिले होता है कोर्ट के अंदर वो एक रीज़न है इसका कि भाई लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए असल में हमारे पास एक प्रोविज़न और भी है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कर रखा है और इमारत शरिया ने भी कर रखा है, वो है दारुल क़ज़ा का निज़ाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में ADR का कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई आप एडजस्टेंट तरीके से और कहीं अपना करवा लीजिए मसला हल। तो दारुल क़ज़ा जो है वो बहुत ही कम वक्त में शरीयत के मुताबिक फ़ैसला देने की एक बॉडी है और हमारे यहाँ से अभी तक हज़ारों फैसले हुए हैं जिसमें दोनों फरीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक ने उसको माना और एक ने नहीं माना, दोनों फरीक, दोनों लोगों ने उस फैसलों को मान लिया, तस्लीम कर लिया और ज़िंदगी गुजार रहे। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में उसको भी अगर हमको कम करना है तो उन्हें दारुल क़ज़ा की तरफ आना चाहिए। आपने कहा फिलिस्तीन वाले मैटर पे आपने 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लिया है। इससे पहले कुछ आर्गुमेंट किए जा रहे थे, सज्जाद मोहम्मद साहब को बयान आया था कि अगर हम किसी को मानते हैं कि वो जालिम और वो हमारे घर में घुस आया है। नहीं, देखिए मैंने हरगिज़ भी ये नहीं कहा कि हमने मान लिया है, मैंने कहा हमारे देश ने मान लिया है। हमने कहा कि हमारे देश का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। हमारा मानना तो ये है कि वो पूरा इसराइल जो है ऑक्युपायर है, वो पूरी ज़मीन पे उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। आप जानते हैं, आपके पास पूरी हिस्ट्री है, 19 बालफोर्ड अकॉर्ड को देखिए, 1948 को देखिए, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम नहीं मानते इस बात को। मसला ये कि जब देश ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हम उस देश को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आगे की रणनीति तय करें। अदालतों का जो रवैया है यहाँ पर, वहाँ जो है दूसरे समाज के जो है तो कस्टम को भी जो है तो वैलिडेशन मिलता है। यहाँ पर आपका जो है तो रूल भी है तो उसके खिलाफ फैसला किया जाता है। और ये जो है सिलसिला जो है आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए जो बॉर्डर जो है वो हमारे माशरे से आता है, तो आप माशरे के साथ क्यों नहीं तवज्जो? रिफॉर्म के लिए बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लेडीज की भी और जेंट्स की भी कमिटीज फुल बनी हुई है सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाह माशरा कमेटी है। उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीजन को लेकर, उस रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही नहीं कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है, जैसे कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा। ठीक, एक मिनट जी, कौन? हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है जिसमें वो लखनऊ में सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है, उनके कोटेशन को मैं कोट कर रही हूँ कि याद करिए प्रदेश में मुहर्रम होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, ताजिए जब निकालते थे तो किसी को पेड़ काटे जाते थे और वायस भी काटी जाती थी, और आज ये सब हो रहा है किसी को पता तक नहीं चलता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए असल में पहली बात तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पेरिफेरी मतलब उसमें ये चीज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं, बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो एक समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी है, सदियों से हम लोग साथ में रह रहे हैं। लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। यूसीसी की भी आपने मुखालफत की है,
आप लोग उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, क्या आपत्तियां हैं उत्तराखंड के यूसीसी पर, आप सीधे तौर पर बताना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे मौलाना फैसल रहमानी साहब से कहता हूँ कि वो इस पर आपको ब्रीफ करें। देखिए, जो उत्तराखंड का यूसीसी है उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली आपत्ति उस पर ये है। उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रकोनियन प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या होता है। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, इट्स एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ लें और मुझे जवाब देते हैं, सिर्फ पहला पेज, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना यूसीसी को, उत्तराखंड की यूसीसी। हाँ, कोई नहीं कर रहा है। देयर इज नो पॉइंट टू हल्ला गुल्ला। नो, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट कि वो साइलेंटली बैक डोर से नहीं, फ्रंट डोर से आ रहा है। अब उसके बाद अब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं, अब वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा और वहाँ की आवाम जो है वो परेशान रहेगी। जैसे आप बोल रहे हैं टारगेटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल टारगेटिंग, जी, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है ना यूसीसी को, वहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी को कोई मान नहीं रहा है। जब लॉ बन जाएगा तो लोग उससे गवर्न होना शुरू हो जाएंगे। फैसल साहब, उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसमें जनजातियों को भी शामिल नहीं किया गया, तो सेंटर में भी जो बात हो रही है उसको लेकर ये कहा जाता है एक तरफ तो एक समान कानून की बात कही जाती है। आप अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइट पीछे बहुत ज़्यादा है। शोएब रजा है मेरा नाम, जी जी। तो जनजातियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से सेंटर में भी जो बात होती है यूसीसी की, उसमें भी ये कहा जाता है। तो क्या जो यक्सा सिविल कोड की बात होती है वो हो पा रहा है क्या, आपको लगता है, जब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है उसमें? नहीं, फिर वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 हर्फ पर है, यूनिफॉर्म है, सिविल और कोड है। अब इस पर थोड़ी अगर बात होगी तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब सबसे पहले बात है कि यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही फिर, अगर आप लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है, लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों को लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें यह पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, सबको ये बात पता है। तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत कर रहे हैं। एक मिनट सिर्फ इसमें आप बताऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी हॉल में 26 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था यहीं पे बैठकर, और आदिवासी लोग भी थे उसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, एक कानून कहाँ है? आप सीआरपीसी को देख लीजिए, आईपीसी को देख लीजिए, उसमें कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रिवेल करते हैं। आप जब भी हमारे यहाँ लोगों ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कहनी शुरू की तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज़्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। हमारे एक और मौजूद साथी आ गए हैं, कमाल फारूकी साहब, जो बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि जो यूसीसी की जो बात की जाती है वो एक पर्टिकुलर जो है रिलीजियस ग्रुप को छेड़ने के लिए की जाती है, उसके पीछे पॉलिटिकल जो है मोटिवेशन होता है और आप लोग जो है उसको ट्रैप में आते हैं? देखिए, ये कहना कि हम उसके ट्रैप में आते हैं, ये बात सही नहीं है। ये बात जैसा कि अभी हमारे फैसल साहब ने कही कि एक कानून जब बन जाता है तो फिर उसी कानून को समाज में इन्फोर्स किया जाता है।
अगर आप यूसीसी की या किसी कानून की मुखालिफत नहीं करेंगे और बिल्कुल उससे अलग हो जाएंगे तो कानून बनते चल जाएंगे हमारे देश के अंदर। देखिए, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए, हमेशा ये बात याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आप इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। इस रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है कि निकाह जो है, जो शादी होती है इस्लाम में, वो शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है कि हलाल चीज़ों में जो परमिसिबल चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह ताला को जो है वो तलाक़ है। और इस्लाम ये कोशिश करता है कि रिश्ता बाकी रहे। बहुत सारी बातें कुरान मजीद में रिश्ते को बाकी रखने के ताल्लुक से कही गई है, लेकिन जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, जब शादी कंटिन्यू ना करने पड़े, तो फिर उसके लिए बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल तरीके से जुदाई करने का एक रास्ता दिखाया गया तलाक़ के ज़रिए से। आम तौर पे तलाक़ को लोग समझते हैं कि बहुत ही क्रूएल अप्रोच है तलाक़ जो है, लेकिन आम तौर पे आप उन रिश्तों में जाकर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, तो तलाक़ जो है वो एक ऑनरेबल वे ऑफ सेपरेशन है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन मज़ाहिब में, जिन रिलीजन में तलाक़ का प्रोविज़न नहीं था, वहाँ भी तलाक़ के प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक़ के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक़ क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलख़ी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो यूसीसी के बारे में है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है